हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ विकास ढिल्लो यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। नाउ इट्स टाइम फॉर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन: न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है ये एक हम कह सकते हैं एप्लीकेशन है फोर्स की, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, या हम ये भी कह सकते हैं ये एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स पोजीशन। एक्सटर्नल फोर्स की अगर हम बात करें, अनबैलेंस फोर्स की अगर हम बात करें, उसके बीच में रिलेशनशिप है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बीच में रिलेशनशिप है। डेफिनेशन ये कहती है कि एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन itself unless it is compelled by external force. That is a definition of Newton first law of motion. Newton first law ये कहता है कि an object does not change its position itself. Position रेस्ट की है, यूनिफॉर्म मोशन की है, डायरेक्शन की है, कोई भी, unless it is compelled by external force। जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, वो इसको मजबूर नहीं करेगा, तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी है, बुक अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती। जब हम एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, वो बुक अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगा है उसने बुक को कंपेल किया है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करे। तो यहां से ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, वो रेस्ट से मोशन में आता है, और वो मोशन में कब तक रहता है? जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता रहता है। ठीक उसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट यदि यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता है जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। अब यह यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन 2 तरीके से चेंज होती है। फर्स्टली, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए, सेकेंडली या ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज कर ले। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। डिक्रीज इतनी भी हो सकती है कि एट लास्ट जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में आ जाए। तो यहां पर कंपेल्ड किया गया है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे। जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन अपने आप कभी भी चेंज नहीं कर सकता, इवन डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकता। कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगे और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सके। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का यहाँ एक रिलेशनशिप है जो फादर ऑफ फिजिक्स के द्वारा एक लॉ दिया गया है, दैट इज नोन एज अ इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया ये गैलीलियो के द्वारा किया गया है। यू नो दैट फादर ऑफ फिजिक्स इज अ गैलीलियो। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको बोलते हैं हम। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ के साथ रिलेटेड है, या गैलीलियोस न्यूटन फर्स्ट लॉ भी हम इसको बोल सकते हैं। ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और body that oppose to change in it। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज करता है, हमेशा ये अपोज करता है। वो चाहता है कि मैं अपनी उसी पोजीशन में रहूं जिसमें हूं,
और वो इसका अपोज करेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो इसका अपोज करेगा। जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो वो इसका अपोज करना बंद कर देता है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है लॉ ऑफ इनर्शिया। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी ये कहता है कि ऑब्जेक्ट तब तक अपनी पोजीशन में रहता है जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये दोनों लॉ एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम एक ही डेफिनेशन के अंदर कंबाइन कर लेते हैं। अब जो इनर्शिया है, इनर्शिया अपोज करता है अपने अंदर होने वाले चेंज का। इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड वन इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड वन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया प्रॉपर्टी है बॉडी की जो अपोज करती है अपने अंदर होने वाले चेंज का। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो फिजिक्स है जो, ये हमारे आसपास जितने भी एग्जाम्पल है, यू आर बोर्न साइंटिस्ट, जितने भी एग्जाम्पल आप सभी का आंसर दे सकते हो, बट उसके पीछे बेसिक साइंस क्या है वो फिजिक्स हमको बताती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें ये पता है कि फर्श के ऊपर अगर पानी गिरा हुआ हम दौड़ के जाएंगे तो गिर जाएंगे। जैसे कि फर्श के ऊपर पानी पड़ा है, एक आपका कोई भाई बहन दौड़ता हुआ आता है तो आप उसको ये कहोगे कि इस पे मत दौड़ना, आप गिर जाओगे। क्या आपके अंदर भगवान आया है कि आपको पता है वो गिर जाएगा? नहीं, आपको ये पता है कि इस फर्श के ऊपर गिर जाओगे। अब उसके पीछे की साइंस क्या है? उसके पीछे की साइंस फिजिक्स आपको बताती है कि वहां पर फ्रिक्शन कम हो जाता है जिसकी वजह से वहां गिर जाते हैं। ठीक उसी तरीके से इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन के एग्जांपल आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन अब उनको बस डिवाइड करना है कि ये रेस्ट का है, मोशन का है या फिर ये डायरेक्शन का है। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल के ऊपर बहुत सारे बुक्स हैं, उन बुक्स के नीचे एक पेज रखा हुआ है। एक टेबल पे बहुत सारे बुक, उन बुक्स के नीचे पेज रखा हुआ है। अगर ये ध्यान रहे कि इनर्शिया हमें महसूस होगा कब? जब सडन कोई फोर्स लगता है। ये बहुत ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनर्शिया को महसूस किया जा सकता है, इनर्शिया कैन बी फेल्ट। इनर्शिया को महसूस कर सकते हैं। कब महसूस कर सकते हैं? जब सडन फोर्स लगे, सडन फोर्स, तब इनर्शिया को महसूस किया जा सकता है। अगर सडन फोर्स ना लगे तो हम इनर्शिया को महसूस नहीं कर सकते। अगर फोर्स नॉर्मल रेट से लगता है तो हम इनर्शिया को महसूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अब बुक्स रखी है, उनके नीचे एक पेज है, हम उस पेज को धीरे धीरे से खींचते हैं तो बुक्स भी धीरे धीरे अपनी पोजीशन को चेंज करती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि एकदम से पेज को खींच लेते हैं तो बुक्स अपनी पोजीशन पे एज इट इज रहती है। जब एकदम से काम हुआ, सडन फोर्स लगा, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी बुक्स है जो वो अपनी उसी पोजीशन में रही जिसमें थी और पेज मोशन में आ गया सडन। हमने कैरम बोर्ड तो सभी खेलते हैं, उनके अंदर बहुत सारी गिट्टियां रखी है। जब स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं नॉर्मली तो क्या होता है कि सारी जो गिट्टियां हैं वो गिर जाती है। लेकिन जब हम बिल्कुल फास्ट रेट से करते हैं तो वो जो सबसे नीचे वाली गिट्टी है वो एकदम से निकल जाती है और ऊपर वाली एज इट इज रहती है, क्योंकि वो फोर्स सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लगा है और उसने अपना जो एनर्जी है वो दूसरे के साथ शेयर नहीं की। अगर शेयर करता, टाइम देता, तो हम ये कह सकते थे कि वो जो इनर्शिया है उसको सडन चेंज होने में हमें पता नहीं लगा है। एक ग्लास टम्बलर है आपके पास, उसके ऊपर एक कार्ड रखा हुआ, उसके ऊपर एक कॉइन है। अगर हम कार्ड को धीरे धीरे खींचते हैं तो कॉइन भी कार्ड के साथ आता है। यदि हम उसको फास्टली स्ट्राइक कर देते हैं तो कार्ड निकल जाता है और कॉइन ग्लास के अंदर गिर जाता है। ये होती है स्टेट ऑफ रेस्ट, इनर्शिया की स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे कि एक दरी है या चादर है, हम उसको जब भी झाड़ते हैं तो उसमें से धूल मिट्टी है वो निकलती है। एक्चुअल में धूल मिट्टी नहीं निकलती है, धूल मिट्टी में से हम चादर को निकाल रहे हैं। हमने बीट किसको किया? चादर को। चादर मोशन में आ गई, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपनी उसी पोजीशन में रहते हैं और जो चादर है या दरी है जो भी है वो अपने डस्ट पार्टिकल को छोड़कर बाहर निकल जाती है। तो ये ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेगा। हम सडन महसूस हम भी कर सकते हैं। जैसे हम किसी बस में बैठे हैं, रेस्ट की पोजीशन में है, बस भी रेस्ट में है, और बस अगर एकदम से चल पड़े तो क्या होता है? हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। उसका रीजन क्या है? जो हमारी कंप्लीट बॉडी रेस्ट में थी, जब सडन चलती है तो बॉडी का लोअर जो पोर्शन होता है बस के साथ, सीट के साथ टच में है, वो एकदम से मोशन में आ जाता है।
जबकि अपर पोर्शन टाइम लगता है उसको मोशन में आने पर, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करता है, वो वही रहता है, जबकि लोअर पोर्शन आगे चला जाता है, इसलिए हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। अगर बस धीरे धीरे एक्सेलेरेट होती है, सडन ना करे, धीरे धीरे, तो हमारी बॉडी एज इट इज रहती है, वो ना आगे गिरती है ना वो पीछे गिरती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास टाइम होता है कि हमारी पूरी बॉडी को मोशन में आने का टाइम मिल जाता है। लेकिन जब सडन होती है तो कुछ पोर्शन को ये भी नहीं पता लगता कि एकदम से फोर्स लग चुका है, और वो रेस्ट में रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बुक्स सडन पेज जाने के बाद भी रेस्ट में रहती है, क्योंकि वो फोर्स उसके साथ शेयर नहीं हो उसका। ठीक वैसे ही जैसे कि एक ग्लास विंडो है, वहां से हम एक ईंट लेते हैं, स्टोन लेते हैं, और वो उस ग्लास विंडो की तरफ फेंकते हैं तो पूरा ग्लास टूट जाएगा। जबकि एक बुलेट है, वो उसके अंदर से सिर्फ उतना ही होल कर पाती है जितना उसका साइज होता है, बाकी ग्लास को नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो फोर्स पूरी बॉडी के साथ शेयर नहीं हो पाता, सिर्फ उतने पोर्शन के साथ सडन शेयर हो जाता है। जब भी सडन पोर्शन होगा तो उसको महसूस किया जा सकता है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड केस, इनर्शिया ऑफ मोशन। जब हम बस चलती है, बाइक चलती है, एकदम से सडन ब्रेक लग जाए तो क्या होता है, हम आगे की तरफ गिर पड़ते हैं। आगे की तरफ क्यों गिर पड़ते हैं? क्योंकि हमारा जो लोअर पोर्शन है वो एकदम से रेस्ट में आ जाता है, जो बाइक के साथ, सीट के साथ अटैच में है, वो एकदम से रेस्ट में आ गया। जबकि अपर पोर्शन अब तक मोशन में है, वो अपोज करता है मोशन में आने का। अगर जो ब्रेक लगती, अगर वो सडन ना होके नॉर्मल रेट से लगती तो पूरी बॉडी को टाइम मिलता। इस सडन जब भी होती है तो उसको टाइम नहीं मिलता, लोअर पोर्शन एकदम से रेस्ट में, अपर मोशन में ही है, इसलिए हम आगे की तरफ गिर पड़ते हैं। दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। नाउ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हम किसी व्हीकल में है, बस में है, तो बस जब एकदम से टर्न लेती है तो हमारी बॉडी आउटसाइड चली जाती है, जब एकदम से टर्न लेती है। लेकिन जब टर्न नॉर्मल रेट से होता है तो हमें महसूस भी नहीं होता कि हमने टर्न लिया है। सडन होने की वजह क्या है? बॉडी मोशन में है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही सडन फोर्स लगा तो अपर पोर्शन तो उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, बट लोअर पोर्शन अपने डायरेक्शन चेंज कर लेता है, इसलिए हम उसकी तरफ बेंट हो जाते हैं। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, आप उन सभी एग्जाम्पल को देखिए, पढ़िए, जिससे आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के केसेस सारे समझ में आ जाएंगे। इवन एक ब्रांच है जिसके ऊपर मैंगो ट्री है, उसके ब्रांच पर जो मैंगो वो लगे हुए हैं, हम उसको शेक करते हैं, हिलाते हैं तो आम नीचे गिर जाते हैं। उसका रीजन क्या है? आम अपनी ही पोजीशन पे है, हमने ब्रांच को शेक किया है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वहीं रह गई और ब्रांच अपनी पोजीशन से मूव हो गई। सडन करने पर अगर आप ब्रांच को धीरे धीरे हिलाते हो तो कोई फल नहीं गिरता। रीजन? क्योंकि फल को भी उसके साथ मोशन में आने का टाइम मिल जाता है। जब सडन होता है तो फ्रूट वहीं रह जाते हैं, जो ब्रांच है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन, इसके एग्जांपल आप अपने बुक से पढ़ लीजिए, आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, उनको डिवाइड कर लीजिए। ये रेस्ट के केसेस है, ये मोशन के केसेस है, और ये डायरेक्शन के केसेस है। इवन आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जिसमें आप उनको डिवाइड कर सकते हो, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के केसेस है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, ये आप बात ध्यान रखना। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि What is the measure of inertia? मेजर ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमें कम फोर्स लगाने के बाद भी काम हो सकता है, कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाने पर काम होता है। तो वो किस बात पर डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या आप ये भी लिख सकते हो, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा और उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक टॉय कार है, कोई ज्यादा उसके अंदर मास नहीं होता है, हम स्लाइटली फोर्स लगा के भी उसको मूव कर सकते हैं। और एक हमारे पास रियल कार है, अब उसके ऊपर फोर्स हमें बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। शेप सेम है बट यहाँ पर फोर्स की वैल्यू अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों की मास की वैल्यू भी अलग अलग है। जो रियल कार है उसका मास ज्यादा होता है, जो टॉय कार है उसका मास कम है, इसलिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है जिसका मास ज्यादा है, क्योंकि उसके इनर्शिया के ऊपर हमें ओवरकम करना है। इनर्शिया यानी उसके मास के ऊपर हमें ओवरकम करना है।
तो यानी जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा और हमें उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया। क्लियर टू ऑल? और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।